सभी को नमस्कार। कल ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई और उसके बाद आज हम उच्चारण के समय लगने वाले बल, उच्चारण के समय लगने वाले समय पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि स्वराघात या बलाघात किसे कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि उच्चारण के समय जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है, यानी कि उच्चारण के समय जब बल पड़ता है, उच्चारण के समय जो समय लगता है तब उसे बलाघात या स्वराघात कहते हैं। आघात मतलब उसमें लगने वाली ताकत, है ना। तो उच्चारण के समय जब स्वर पर अधिक बल पड़ता है तो उसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं। अब सबसे पहली बात ये बताई गई कि बलाघात, वर्ण बलाघात से आपका क्या आशय है। तो इससे अर्थ में अंतर पाया जाता है। इससे जो होता है वो अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे पिट का पीठ, लुट का लूट, इन उदाहरणों में स्पष्ट देखा जा रहा है कि पी और लू बलाघात के कारण अर्थों में अंतर आ गया है। यानी कि पी और लू, पिट पीठ और लुट लूट, यानी कि वर्ण के बलाघात में और इसके अर्थ में अंतर पाया गया। अब शब्द बलाघात से क्या समझते हैं। इससे वाक्यों के अर्थों में स्पष्टता आ जाती है। वाक्यों में एक साथ लगातार दो स्वराघातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बावजूद, कहीं भी या कोई, कभी के बाद भी का प्रयोग वर्जित है। यानी कि कोई या कभी शब्द के बाद भी का प्रयोग वर्जित है। फिर चतुर्थ प्रश्न, वाक्य बलाघात से आपका क्या आशय है। तो इससे वाक्य के भिन्न भिन्न पदों पर बलाघात के कारण भाव में अंतर देखा जाता है। किसमें अंतर देखा जाता है। भाव में अंतर देखा जाता है। अब जैसे पिताजी ने प्रवर को आज 10 रुपये दिए, तो इसमें जो रेखांकित पद है पिताजी, तो पिताजी जो है उसमें पिताजी ने प्रवर को 10 रुपये दिए, अन्य ने नहीं। यानी कि पिताजी ने ही प्रवर को 10 रुपये दिए, अन्य ने नहीं दिए। तो कहने का मतलब ये है कि रेखांकित पद पर बल देने से अर्थ निकला कि पिताजी ने ही, अन्य ने नहीं। फिर दूसरा दिया गया है कि पिताजी ने प्रवर को आज 10 रुपये दिए। अब इस पर बलाघात हुआ कि आज ही 10 रुपये दिए, अन्य दिन नहीं। मतलब पिताजी ने अगर प्रवर को रुपये दिए तो सिर्फ आज ही, अन्य दिन नहीं। अक्षर किसे कहते हैं। जैसे पहले ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है, और जबकि अक्षर भाषा की छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, जिनका उच्चारण एक झटके में होता है। तो पहली बात इसमें फ़र्क ये है कि ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है, और जबकि अक्षर या वर्ण भाषा की छोटी इकाई है, जिनका उच्चारण एक झटके में होता है। फिर बद्धाक्षर क्या है, छठा प्रश्न। जिनकी अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है, जैसे श्रीमान, जगत, परिषद, ये बद्धाक्षर होते हैं। अब ये बद्धाक्षर क्यों होते हैं। क्योंकि ये किसी शब्द से, यानी कि आगे के वर्णों से बंधे हुए होते हैं, और इनका हलंत लगने से ये आधे होते हैं। फिर मुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे का, पा, यानी कि का जब उच्चारण करेंगे तो का समाप्त हो जाएगा, फिर आ जाएगा का। उसी प्रकार जा, उसी प्रकार पा, फिर ला आदि। युग्मक ध्वनि व व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। अब युग्मक ध्वनि क्या है कि जब कोई व्यंजन वर्ण स्वयं से ही संयोग करे, यानी कि जब कोई व्यंजन वर्ण स्वयं से जुड़ा जाए तो उसे युग्मक कहते हैं। और
दूसरा क्या है कि जब किसी अन्य व्यंजन वर्ण के संयोग करे, यानी कि दूसरी बात ये बताई गई कि युग्मक ध्वनि उसे कहते हैं जब कोई व्यंजन वर्ण किसी अन्य व्यंजन वर्ण से संयोग करे तो वह व्यंजन गुच्छ कहलाता है। फिर वर्ण वियोजन क्या है? जब नवा प्रश्न है कि जब व्यंजन वर्ण मूल रूप में और स्वरों की मात्राओं को भी मूल स्वरों में व्यक्त किया जाता है, यानी कि उनकी मात्राओं को मूल स्वरों में व्यक्त किया जाता है, तब इसे वर्ण वियोजन कहा जाता है। यानी कि जब व्यंजन वर्णों को मूल रूप में और स्वरों की मात्राओं को भी मूल स्वरों में व्यक्त किया जाता है, स्वरों की जो मात्राएं हैं उन्हें भी मूल स्वरों में व्यक्त किया जाता है, तब इस क्रिया को वर्ण वियोजन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा अनुचित हो गया कि मात्राओं की मात्राओं नहीं है क्या कि जब व्यंजन वर्णों को मूल रूप में और स्वरों की मात्राओं को भी मूल स्वरों में व्यक्त किया जाता है, तब इसे व्यंजन वर्ण वियोजन कहा जाता है। वर्ण संयोजन क्या है? जब बिखरे वर्णों का शब्द निर्माण हो, जब बिखरे वर्णों का शब्द निर्माण किया जाता है तो इसे वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे क अ स अ तो कस। उसी प्रकार ये समस्त प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में उपयोगी होंगे और ये आपके आने वाले अन्य कक्षाओं में जैसे जूनियर लो इंटर, तो ये सारी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि व्याकरण जो है वो हमें सही से बोलना, सही से लिखना, सही से पढ़ना आदि हमें सिखाता है। इसलिए व्याकरण, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण आवश्यक है। धन्यवाद।